हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का पूरा एक सेट। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको मिलेगा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, इसके अलावा एएलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच जो कि अभी चल रहा है लाइव फॉर्म में। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूरा का पूरा एक सेट है। यहाँ पे बोला यह गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है अभी रेलवे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे तो हम बात करें ग्रुप डी का या फिर एलपी टेक्नीशियन का या फिर एनटीपीसी, आरपीएफ, जेई, हर एग्जाम में जो है इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ बोला क्या है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए, यह वाला आपका एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो दो वाक्य दिया गया है ना, यहाँ पे हमें यह बताना है कि इस दोनों में से कौन सा वाक्य जो है वह पर्याप्त है। प्रश्न क्या है कि क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। यह क्वेश्चन है कि क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। अब इस सवाल का जवाब कौन सा वाक्य देगा, तो पहला वाक्य देखिए, बोला है राजू ने भारत के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया, पहला में है। दूसरा, राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है। तो इससे जो है इस क्वेश्चन का जवाब तो नहीं मिलेगा कि राजू को यात्रा करना पसंद है, राजू अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है, तो इससे यात्रा का तो कोई रिलेशन नहीं हुआ। तो दो तो नहीं है, दो तो गलत है। नंबर एक देखते हैं, राजू भारत के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया। भाई पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन कौन करेगा? जिसको घूमने का शौक होगा, जिसको यात्रा करना पसंद होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा वाक्य दे सकता है? वाक्य अकेले पर्याप्त है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अपना आंसर क्या चुनेंगे? हम लोग अपना आंसर चुनेंगे प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य एक केवल पर्याप्त है परंतु दो पर्याप्त नहीं है। तो विकल्प डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। गौर से देखिएगा, दूसरा चित्र जो है वह पहले से कैसे संबंधित है, तो गौर से देखिएगा, यह आपका इसमें अंगुली है और यह अंगूठी है। तो अंगुली और अंगूठी में क्या रिलेशन होता है? सर हम लोग जो अंगूठी है ना उसको अंगुली में ही पहनते हैं। तो इस दोनों चित्र में रिलेशन क्या है कि अंगूठी जो है कहाँ पहना जाएगा? अंगुली में पहना जाएगा। अब इसका रिलेशन किस फिगर के साथ होगा? ऑप्शन से हमें खोजना है। तो यह क्या है आपका? यह ताज है, क्राउन है। और क्राउन हम लोग कहाँ पे पहनते हैं? सर क्राउन तो हम लोग हेड पे पहनते हैं। तो विकल्प ए आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर बी तो हाथ है, हाथ में तो क्राउन पहनेंगे नहीं। यहाँ पे तो हेड बोल रहा है, बट इस एरो को गौर से देखिए, यह जो एरो है वह किसको दर्शा रहा है? नेक को। तो नेक को यानी गर्दन पे तो हम लोग पहनेंगे नहीं। और यहाँ देखिए एरो कहाँ पे दर्शा रहा है? पैर को। तो पैर पे भी क्राउन को हम लोग नहीं पहनते हैं। यानी कि इसका जो रिलेशन इस फिगर के साथ है, इसका वही रिलेशन किस फिगर के साथ होगा? विकल्प ए के साथ होगा, हेड के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, इस सवाल को थोड़ा समझिएगा। बोला है किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द को के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि क्या होगा? अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको समझनी है। जैसे प्रतिबिंब से क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो दो तरीके का आएगा, एक तो दर्पण का और दूसरा जल का। तो बात जब भी आपका होगा दर्पण का, क्वेश्चन में अगर बोले दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, यानी कि मिरर इमेज की बात कर रहा हो, या क्वेश्चन में यह बोल दे कि भाई मिरर का जो पोजीशन है, जो मिरर का पोजीशन है वह वर्टिकल है यानी कि लंबवत है। इन बातों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वर्टिकल है यानी कि लंबवत है, तो उस केस में जो है जो आपका फिगर होगा वो कैसे होगा थोड़ा समझिएगा। लंबवत कहने का मतलब कि मिरर का पोजीशन यह वाला होगा, या तो मिरर आपका दाहिने तरफ होगा, वस्तु के दाहिने तरफ होगा, या फिर मिरर आपका वस्तु के बाएं तरफ होगा, या क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि मिरर जो है वह क्या है? लंबवत है, यानी कि मिरर सामने से रखा गया हो। तो यह क्वेश्चन तो आपका दर्पण का होगा। दूसरा जो है वह आपका जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन हो जाता है। जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज। वाटर इमेज के अलावा यहाँ पे एक शब्द और मिलेगा, दर्पण ही रहेगा, लेकिन इसके साथ यह बोला जाएगा कि दर्पण जो है वह आपका हॉरिजॉन्टल रखा गया है। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब कि क्षैतिज। दर्पण को किस तरीके से रखा गया है? क्षैतिज। क्षैतिज रखने का मतलब है कि दर्पण का पोजीशन क्या होगा? तो दर्पण का पोजीशन इस तरीके से होगा, वस्तु के या तो नीचे रखा जाएगा
या फिर ऊपर, तो यह क्वेश्चन जो होगा वह क्षैतिज दर्पण का हो जाएगा। और क्षैतिज दर्पण का मतलब होता है जल प्रतिबिंब। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। क्षैतिज दर्पण बोला जाए इसका मतलब आपको क्या समझना है, जल प्रतिबिंब समझना है। और सीधे आपका लंबवत बोला जाए तो आपको समझ जाना है कि दर्पण। अब दर्पण में और इसमें मिरर इमेज किस तरीके से बनता है, छाया किस तरीके से बनता है। तो दर्पण में ना जैसे कुछ भी आप लिखिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखे हैं बी, पी और टी, और इसका हमें देखना है कि भाई इसका जो है वह दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा या लंबवत दर्पण में इसका प्रतिबिंब कैसे दिखेगा। तो यह क्या करता है दर्पण कि राइट टू लेफ्ट जो है वह ऑब्जेक्ट को बदलता है, चेंज करता है। जैसे यहाँ बी है ना, बी पी टी है, तो क्या होगा, सबसे पहले टी आ जाएगा अपने स्थान पर राइट टू लेफ्ट। अब पी आएगा तो पी इस तरीके से देखिए ऐसे। ये जो पी है ना, गौर से देखिएगा, इसका जो यह वाला भाग है वह लाइन के किस तरफ है, दाईं ओर, इसको कर देगा लाइन के बाईं ओर, यानी अपने स्थान पर राइट टू लेफ्ट उल्टेगा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। बी है तो बी किस तरीके से, इस तरीके से बनेगा। कहने का यह मतलब है कि अगर इस तरीके से हम लोग लिखते हैं तो आखिरी लेटर से इधर शुरुआत होगा, राइट टू लेफ्ट उल्टा करेगा और इस प्रकार से। लेकिन अगर हम बात करें इसमें, यहाँ पे अगर हम बात करें बीपीटी का किस तरीके का छवि हमें देखने को मिलेगा, तो अपने स्थान पर अगर मिरर यहाँ पे है, क्षैतिज है या जल प्रतिबिंब का है, तो अपने स्थान पर बी जहाँ पे वहीं पर रहेगा, बस ऊपर से नीचे की ओर पलटता है। पी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, टी क्या होगा, इस तरीके से अपने स्थान पर ही। बी जहाँ है वहीं पे, शुरू में है तो शुरू में ही रहेगा, अपने स्थान पर क्या होगा, ऊपर से नीचे इस तरीके से आपका पलटता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कितना, बस इतना ही जो हिंट्स है उससे निकल जाएगा। देखिए कैसे, हमें किसका बताना है, हेल्दी का। तो हेल्दी का पहला लेटर क्या है, एच है, तो पहला लेटर एच है और आखिरी लेटर वाई है, तो वाई से तो शुरुआत नहीं होगा। वाई से शुरुआत कहाँ पे होता, वाई से शुरुआत आपका तब होता जब बात होता लंबवत दर्पण का। यहाँ दर्पण को किस तरीके से रखा गया है, क्षैतिज रखा गया है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रखा गया है। तो क्वेश्चन तो आपका जल प्रतिबिंब का हो गया। और जल प्रतिबिंब वाले में क्या होगा, जो लेटर शुरू में है वही लेटर शुरू में रहेगा। एच पहले है तो पहले एच ही रहेगा, यहाँ पे वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, तो यह सब ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। यानी कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना, तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता इस क्वेश्चन को बनाने में। अगला देखिए, क्वेश्चन आपका कथन और अनुमान से है, स्टेटमेंट और एजप्शन से। क्या है, अध्यापकों को कार्यशाला में, वर्कशॉप में भाग लेना चाहिए। क्या बोला गया है, अध्यापकों को कहाँ भाग लेना चाहिए, कार्यशाला में, यानी कि वर्कशॉप में, ट्रेनिंग में भाग लेना चाहिए। अनुमान इससे क्या है, कौन सा अनुमान इसके अंदर अंतर्निहित है, कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामायिक, सामायिक कहने का मतलब कि अपडेट बनाता है। बात बिल्कुल सही है, कार्यशालाएं समय बर्बाद करती है, तो इसके सेंस में यह तो नेगेटिव हो गया, यह वाला पॉजिटिव है, तो यह अनुमान हमारा सही हो जाएगा। अध्यापकों को कार्यशाला में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामायिक बनाता है, यानी कि उसको अपडेट करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक अंतर्निहित है, विकल्प सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए नंबर 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है। बोला है, एक लड़की के तस्वीर को देखकर शीशा नाम की एक लड़की बोली। लड़की का फोटो दिखा करके, देखिए इस तरीके से कोई फोटो है और इस फोटो को दिखा करके, ठीक है, इस फोटो में कोई लड़की है, इस फोटो को दिखा करके शीशा नाम की लड़की कह रही है, यानी शीशा एक लड़की है जो एक फोटो वाली लड़की का परिचय करा रही है। परिचय कैसे कराई, बोली है उसकी माँ। ठीक है, उसकी माँ कौन है, देखिए फोटो वाली लड़की की माँ कौन है, गौर से समझिएगा। इसके माँ के बारे में परिचय कराई है, इसकी माँ कौन है, इसकी माँ के बारे में बोला है कि यह मेरे नाना जी की इकलौती बेटी। अब नाना जी की इकलौती बेटी मतलब कौन होगी, माँ, आपके नाना जी की इकलौती बेटी यानी कि आपकी माँ। तो यहाँ शीशा बोल रही है कि मेरे नाना जी की इकलौती बेटी, तो नाना जी की इकलौती बेटी यानी कि उसकी माँ। और उसकी एक बेटी, उसकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। ठीक है, मेरे नाना जी की इकलौती बेटी और उसकी केवल एक बेटी और कोई बेटा नहीं है। ठीक है, यह वाला जो है वह कौन है, फिर से समझिए, मेरे नाना जी की इकलौती बेटी और उसकी केवल एक बेटी, तो नाना जी की इकलौती बेटी यानी माँ, और उस माँ की इकलौती बेटी यानी कि खुद कौन है, शीशा, खुद शीशा। तो तस्वीर वाली लड़की जो है वह कौन है, खुद शीशा है। ठीक है, चलिए
इसकी बहन कब हो जाती, जब यहाँ पे केवल एक बेटी नहीं बोलता तो, और उसकी बेटी बोलता, उस केस में फोटो वाली जो लड़की थी वह सीसा की बहन भी हो सकती थी। बट यहाँ पे क्या बोला है, उनकी केवल एक बेटी है, यानी इसके माँ की केवल एक बेटी है, तो माँ की केवल एक बेटी है मतलब वह खुद है, फोटो में वह खुद है, अपना ही परिचय करा रही है। नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है। यहाँ पे देखिए इसका जो संबंध इसके साथ है वैसा ही संबंध कौन सा विकल्प दर्शा रहा है, हंस हंसो, यानी यहाँ सिंगुलर से प्लुरल बनाया। यहाँ देखिए मोजो मोजा, यहाँ प्लुरल से सिंगुलर है, यहाँ दोनों का दोनों सिंगुलर है। यहाँ पे देखिए प्लुरल से सिंगुलर है, यानी बहुवचन से एक वचन, पतलून पतलूनो, विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ बोला है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, यह कथन है। अच्छा, इस कथन में बोला है कि कौन सा अनुमान अंतर्निहित है, बताइए। ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, क्या ईमानदारी सर्वोत्तम नीति में यह निहित है? नहीं है। हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, क्या यह इसके अंदर है? नहीं। अपने मन से नहीं बनाना है जब्सन। इसमें देखिए ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, क्या इसमें दोनों में से कोई वाक्य है? नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, न तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी अनुमान इसके अंदर अंतर्निहित नहीं है। आगे चलिए, अगला देखिए यहाँ पे क्या है, बोला है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त उत्तर फिगर खोजिए। इसको देखिएगा, सभी कॉलम को देखिएगा। इस वाले कॉलम में चलिए, यहाँ देखिए सर्किल के साथ 4 लाइन है, यहाँ 3 यहाँ 2, 4 लाइन 3 लाइन 2 लाइन। अगले में चलिए 3 2 4, यानी प्रत्येक में 4 3 2 वाला कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ देखिए 2 लाइन वाला है, 4 लाइन वाला है, तो यहाँ पे 3 लाइन वाला जो होगा सर्किल वही हमारा आंसर होगा। तो 3 लाइन वाला सर्किल देखिए फिगर ए में कितना लाइन है, 3 लाइन, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो हमारा आंसर फिगर ए हो जाएगा। फिगर ए, और फिगर ए के लिए कौन सा विकल्प है, विकल्प सी। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है, फिगर ए, यह फिगर ए है, यह फिगर बी, सी और डी। तो आंसर हमारा फिगर ए, और फिगर ए रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन सी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ देखिए बोला है नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक का मतलब क्या होता है, सिंबल। ऐसे कितने सिंबल है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है। हमें ऐसे सिंबल खोजने हैं जिसके पहले संख्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऐसे सिंबल खोजने हैं। सिंबल तो है प्लस माइनस, ठीक है, गुना भाग का जो भी चिन्ह होता है, डॉलर है, स्टार, सारे के सारे क्या है, प्रतीक है, सिंबल है। तो सिंबल तो है, इसके पहले संख्या नहीं है। देखिए सिंबल है, इसके पहले संख्या, तो एक तो यह वाला हो गया। सिंबल पहले संख्या नहीं है, सिंबल पहले संख्या नहीं है, सिंबल पहले संख्या नहीं है, सिंबल पहले संख्या नहीं है। तो ऐसा केवल कितना है, ऐसा केवल एक है, तो हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। नीचे जो अनुक्रम दिया गया है, नीचे जो सीरीज दिया गया है, उसमें केवल एक ऐसा सिंबल है जिसके पहले संख्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलिए, यहाँ कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, कथन के हिसाब से बना लेंगे वेन डायग्राम। कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ फल क्या है, सब्जियां हैं, तो फल का कुछ हिस्सा हम लोग कॉमन कर लेंगे, किसके साथ, सब्जी के साथ। ठीक है भाई, कुछ फल क्या हो गया, कुछ फल हो गया आपका सब्जी। अब इसके आगे क्या बोला, कुछ फल सब्जी है, उसके बाद बोला कुछ सब्जियां खाद नहीं है। जो बिल्कुल स्पष्ट हो उसी को आप फिगर में ड्रॉ करिएगा। बोला कुछ सब्जी खाद नहीं है, तो सब्जी का कुछ हिस्सा खाद नहीं है ना, तो सब्जी के कुछ हिस्सा को हम रेखांकित किए, और रेखांकित भाग के विषय में लिख दिए कि जिसको भी हमने रेखांकित किया है ना वह खाद नहीं है। जो बिल्कुल स्पष्ट है वही चीज़ आप करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि इसका भी हम पार्ट यहाँ भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि यह तो स्पष्ट नहीं है कि सब्जी का वह भाग जो फल के साथ कॉमन है वह खाद नहीं है। तो जो पार्ट बोल रहा है स्पष्ट है उसी को यहाँ ड्रॉ करिएगा। कुछ सब्जियाँ खाद नहीं है, तो केवल हम सब्जी का कुछ हिस्सा लिए और इसके बारे में लिख दिए खाद नहीं है। जो यह पार्ट है सब्जी का पूरा में से यह भाग, यह खाद नहीं है। अब इसके आधार पर कंक्लूजन निकालिए। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ फल खाद नहीं है। फल खाद नहीं है कब होता, जब फल का कुछ भाग रेखांकित होता, ऐसा नहीं है, तो यह निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ सब्जियां फल हैं, सब्जी का कुछ हिस्सा फल के साथ कॉमन है, निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, विकल्प बी। केवल निष्कर्ष 2 जो है वह आपका अनुसरण करता है। अच्छी तरह से अगर आप इसको बनाते हैं ना, वेन डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसके आधार पर अपने क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। लीजिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, कथन और निष्कर्ष। कथन क्या है, महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है।
जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट हो रहा है। महानगरों का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, रहने लायक स्थान की कमी हो गई है और जिसकी वजह से जो लाइफ स्टाइल है लोगों का, जो जीवन स्तर है, उसमें भारी गिरावट आया है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, वास्तव में यह क्वेश्चन कथन और कार्यवाही का है। सरकार को शहर विकास की पूर्ण योजना बनानी चाहिए, सरकार को अवैध इमारतों को किराया देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान की व्यवस्था करनी चाहिए। यह सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, छोटे मकान से तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए और वैसे भी आपका नेगेटिव सेंस में चला गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, सो विकल्प सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में, यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन को बोला है, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। यहाँ जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, यह वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इन दोनों कथन में से कौन सा कथन पर्याप्त है। क्वेश्चन क्या है, x-5 सम संख्या है। क्वेश्चन है क्या x-5 सम संख्या है, क्या x-5 क्या है, क्या x-5 सम संख्या है। इस बात का जवाब कैसे निकलेगा। अच्छा, x के बारे में बोला है कि x एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर किसको बोलते हैं, देखिए, रूट के भीतर नेगेटिव चिन्ह के साथ अगर कोई संख्या आए तो ऐसे संख्याओं को छोड़ दीजिए, बाकी सभी नंबर जो होगा, चाहे रूट में रहे, भिन्न में रहे, बट्टा में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी नंबर वास्तविक होगा। केवल रूट के भीतर नेगेटिव चिन्ह के साथ अगर कोई संख्या आए तो वही आपका अवास्तविक होगा, इमेजिनरी होगा, बाकी सभी वास्तविक संख्या होगा। तो यहाँ कोई भी नंबर का बात किया है। तो मेन क्वेश्चन ये था कि x-5 सम है, तो x-5 जो है वह सम संख्या है। यह किससे पता चलेगा, तो x-15 एक पूर्णांक है, क्या इससे क्लियर होगा। पूर्णांक, x-15 पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 पॉजिटिव नेगेटिव संख्याओं को ही हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो क्या x-15 एक पूर्णांक है, इससे यह क्लियर होता है कि x-5 सम होगा। नहीं सर, क्लियर तो नहीं होता है, ठीक है। नंबर 2, x-10 एक विषम है, इससे क्लियर हो जाएगा। x-10 क्या है, विषम है, तो x-10 विषम है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, सोचिए जरा, x का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ लाने का प्रयास करिए। x का मान अगर हम 13 लेते हैं तो देखिए 13 - 10 कितना आ जाएगा, 3, एक विषम संख्या आ रहा है। x के जगह 15 लीजिए तो 15 - 10 5, एक विषम संख्या आपका आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब कि x - 10 अगर विषम है, उस केस में अब यहाँ पे देखिए क्या यह सम हो जाएगा, तो x के जगह जो मान यहाँ रखें वही यहाँ पे रखिए, 13 रख के देखिए तो 13 - 5 कितना हो रहा है, 8, एक सम संख्या आ गया। x के जगह 15 रखिए, 15 - 5 कितना हो जाएगा, 10, एक सम संख्या आया। तो अगर x - 10 विषम है, इसका मतलब कि x का वैल्यू भी विषम ही होगा, क्योंकि x के जगह अगर सम संख्या रखिएगा, जैसे 12 रख के देखिए तो 12 - 10 2 आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x का मान भी विषम होगा, और जब x का मान विषम होगा तो x - 5 पक्का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। कोई भी विषम संख्या में से अगर आप 5 माइनस करिएगा तो सम संख्या ही आएगा, जैसे 17 - 5 12, कोई भी ले लीजिए, 21 - 5 16। तो स्पष्ट किससे हुआ, इससे कि अगर x - 10 एक विषम पूर्णांक है, इसका मतलब कि x - 5 सम संख्या होगा। तो x - 5 सम संख्या, इसका जवाब हमें किससे मिला, 2 से मिला। तो हमारा आंसर विकल्प बी, केवल कथन 2 पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 अपर्याप्त है, यानी कि पर्याप्त नहीं है। चलिए इस वाले क्वेश्चन में आइए। सीरीज का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, STTUUV विकल्प सी आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। यहाँ चलिए हमें बताना है कि दिए गए मदों, यानी यह जो ग्रुप दिया गया है, उसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। यहाँ जो भी फिगर आप देख रहे हैं, इसके लिए एक शब्द चुनिए, उपयुक्त शब्द चुनिए कि क्या है। क्या यह पुस्तक से रिलेटेड है, सर पुस्तक से रिलेटेड तो इसमें कुछ नहीं लग रहा है। क्या मुलाकात से रिलेटेड है, सर मुलाकात से रिलेटेड भी कुछ नहीं लग रहा है। क्या शादी से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड, इसमें बैंड बाजा बारात ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, उससे भी रिलेटेड नहीं है। ये आपका किससे रिलेटेड होगा, तो उत्सव से। देखिए यह शील्ड है, मेडल है, यह भी आपका कप है जो उत्सव में किसी भी फंक्शन में आपको दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे व्यक्तियों का भीड़ है, गैदरिंग है, तो यह किसी उत्सव के लिए सही है। अगला देखिए, सेम ही क्वेश्चन है,
दिए गए वस्तुओं के समूह के संबंध में उचित शब्द का चयन करिए। यहाँ जो वस्तु का ग्रुप दिया गया है यह किससे रिलेट करता है बताइएगा जरा सा। चित्र है, चलिए, संस्कृति है, फाइल आर्ट है, क्या होगा, प्रौद्योगिकी, इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी। यह जो वस्तु आपको दिख रहा है वह किस ग्रुप से है, प्रौद्योगिकी ग्रुप से है, यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। आगे चलिए, अगला देखिएगा, कथन और पूर्व धारणा है। स्टेटमेंट और एजप्शन का यह भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या बताना है, कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्व धारणाओं में से कौन सा कथन में अंतर्निहित है, यानी ऐसा कौन सा पूर्व धारणा है इस दोनों में से जो इस कथन के अंदर अंतर्निहित है। पढ़िए कथन को। अपार्टमेंट एसोसिएशन के द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखे अभियान को उसके निवासियों ने से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिला, कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ पे देखिए, जो अपार्टमेंट एसोसिएशन है उसके द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखे, लेकिन इस अभियान को उसके निवासी के द्वारा प्रतिक्रिया नहीं मिल रहा है, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। अब इसमें कौन सा कथन अंतर्निहित है, स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते, यह बात तो नहीं है। एसोसिएशन के अभियान असफल रही, यह बात इसके अंदर अंतर्निहित है। यह चीज़ जो है, यह वाला इसके अंदर अंतर्निहित है। एसोसिएशन अभियान क्या रहा, असफल रहा। असफल क्यों रहा, क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं मिल रहा है वहाँ के निवासियों के द्वारा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब यह अभियान क्या है, असफल रहा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा केवल पूर्व धारणा 2 जो है वह आपका यहाँ पे अंतर्निहित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ देखिए, बोला है दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलेटिक में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं को दर्शाता है। लड़के इस फिगर के अंदर जो होगा वह क्या होगा, लड़का होगा। इसके अलावा जो ट्रायंगल में होगा वह क्रिकेट खेलेगा, ट्रायंगल वाला पार्ट तो यही है, जो ट्रायंगल में होगा वह क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। और एथलेटिक भी चाहिए, सर्किल, यानी कि जो इन तीनों फिगर में कॉमन है उसको खोजिए, सर्किल में, आयत में और ट्रायंगल में। ऐसा कौन सा नंबर है, 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ऐसे बच्चों का, ऐसे लड़कों का संख्या 3 है जो एथलेटिक में भी भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, यानी इन तीनों जगह पे कॉमन होना चाहिए था। आगे देखिए, उस आकृति का चयन करें जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पे जो आपका 4 फिगर दिया गया है उसमें 3 फिगर किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। हमें वैसे फिगर को चुनना है जो आपका इस समूह से डिफरेंट है। तो आइए चुनते हैं। देखिएगा, आकृति को देखिएगा, बाहर वाली आकृति में देखिए भुजाओं का संख्या कितना है, 5, और अंदर वाली आकृति में भुजा का संख्या 6। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। बाहर वाली आकृति में भुजा का संख्या कितना है, 4, और अंदर वाला में क्या है, 3 है। ठीक है, बाहर वाला में यहाँ पे देखिए भुजाओं का संख्या कितना है, 3, और अंदर वाला में कितना है, 4। बाहर में भुजाओं का संख्या देख लीजिए कितना है, बाहर वाले में भुजाओं का संख्या 4 है और अंदर में क्या है, 5 है। अब आपको पता लग गया होगा कि कौन इस समूह से डिफरेंट है। देखिए, अंदर में 6, बाहर में 5, यानी बाहर में कम, बाहर में कम, बाहर में 1 कम, यहाँ पे क्या है, बाहर में 1 ज़्यादा, यानी आकृति बी जो है ना, आकृति बी वह बाकी से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सभी के अंदर में कम और बाहर में ज़्यादा, अंदर में ज़्यादा बाहर में कम है। देखिए, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, लेकिन इसके अंदर में कम और बाहर में क्या है, ज़्यादा। तो आकृति बी जो है वह आपका डिफरेंट है, और आकृति बी के लिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। हमारा आंसर आकृति फिगर बी होगा, और फिगर बी के लिए कौन सा ऑप्शन है, विकल्प सी है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला चलिए, बोला है सुबह X और Y एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे थे। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो Y की छाया X के सामने पड़ती है। Y की छाया किस तरफ पड़ रही है, X के सामने पड़ रही है। बात हो रहा है सुबह का, तो सुबह में सूरज किस दिशा में होगा, सुबह में सूरज होता है पूरब में, और छाया किस तरफ बनता है, हमेशा जिस तरफ से प्रकाश आती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो छाया कहाँ बन रहा है, Y का छाया बन रहा है X के सामने, इसका मतलब है Y का छाया कहाँ पे बन रहा है, X के सामने, इसका मतलब है कि X का चेहरा किस तरफ होगा, पूरब के दिशा में होगा। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए, विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, दिए गए विकल्प में से निम्न चित्र को घुमाए गए रूप का चयन करें, मतलब इसी को रोटेट करके कौन सा फिगर आपका यहाँ पे बनेगा उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। इसी को क्या करना है, रोटेट करना है। क्या इसको रोटेट करेंगे यह आकृति बनेगा, नहीं बनेगा। यह वाला आकृति आपका नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्या है, इस तरीके से भी आपका एक लाइन है जो नहीं दिख रहा है। ऐसा किस में दिख रहा है, विकल्प डी में दिख रहा है।
आकृति डी में, और आकृति डी के लिए कौन सा विकल्प, विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखिए रोटेशन के तहत जब आप इसको रोटेट करिएगा, हर एंगल पर रोटेट करके देख लीजिए, जब आप इसको रोटेट करिएगा तो इस तरीके का फिगर आपको बनता हुआ दिखेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान को भरे। चलिए भरते हैं इन दोनों का रिलेशन के बेसिस पर। अच्छा, ABC का जो रिलेशन इसके साथ है, कैसा रिलेशन है अभी तो पता नहीं चलेगा। आइए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबरिंग कर दिए। अच्छा, ABC का कोड किस तरह से है, @2 इस तरफ से है, तो इधर से भी नंबरिंग कर दीजिए आप। 1 2 3, यहाँ एक सिंबल है 4 5 6 7 8, ठीक है, इधर 8 ही है। इधर कितना है आपका डेटा, इधर आपका डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उधर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए ABC, तो 1 2 3 का कोड इधर से 1 2 3, इधर से देख लीजिए 1 2 3, यही तो है। उसी तरह से इसको देखिए $#E, डॉलर कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, हैश कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे, और ई कितने नंबर पे है, 8। तो 4 6 8 का इधर से भी कोडिंग 4 6 8, तो 4 नंबर पे यह वाला वैल्यू, 6 नंबर पे H है, और 8 नंबर पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए, इस आकृति में कितनी त्रिभुज है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी इस तरीके का फिगर आपका बने ना, तो आप क्या करिएगा, नंबरिंग करिएगा इस तरीके से, और जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसको डबल, तो 4 का डबल 8। तो इस पार्ट को अगर आप देखिएगा तो इस पार्ट में केस बिल्कुल वैसा ही है, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा, इधर 8 है, और इसमें 1 इसमें 1 इसमें 1 और इसमें 1, 4 एक्स्ट्रा, 8 और 4 12, 8 आपका अंदर हो गया, 4 बाहर, 8 और 4 12 ट्रायंगल आपका कुल मिला के यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन में देखिए नंबर 23, 9 और 6 से 45 बनाया है, 7 और 4 से 33, उसी प्रकार से 6 और 4 से 20, तो 5 और 3 से क्या बनेगा। 9 और 6 से 45 कैसे बनाया है, देखिए 9 6 15, 15 गुना 3 45, यानी इस दोनों के योगफल में ना इसके अंतर से गुना किया है। 9 6 में अंतर कितना का, 3 का, तो 9 6 15 तिया 45, इस दोनों के योग में तो 7 4 11, इसके अंतर से गुना तो 11 तिया 33। उसी तरह से इस दोनों के योग में तो 6 4 10, इसके अंतर से गुना, अंतर 2 का 10 दूना 20। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस दोनों के योग में तो 5 और 3 8, इसके अंतर से गुना, तो 5 और 3 में 2 का अंतर, तो 8 दूना 16, यानी विकल्प डी आंसर हो जाएगा। किया क्या है, इसमें दोनों के योग में उसके अंतर से गुना किया है, बस यही चीज़ किया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बोला है क्वेश्चन में कि एक्स और वाई में से कौन बेहतर नर्तक है, बेहतर डांसर जो है एक्स और वाई में से कौन है, इस बात का निर्णय हमें यहाँ पे लेना है दोनों कथन से। अब इसका आंसर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है यह हमें बताना है। एक्स और वाई में से कौन बेहतर डांसर है। एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए हैं, बहुत सारा ऑडिशन दिया है। एक्स जो है वाई के कंपैरिजन में ऑडिशन ज़्यादा दिया है, और वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया है, और वाई जो है परफॉर्मेंस ज़्यादा दिया है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि वाई जो है यहाँ पे कौन बेहतर नर्तक है, या कहाँ से क्लियर हुआ, 2 से क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ कि वाई जो है वह ज़्यादा बेहतर नर्तक है, क्योंकि वाई जो है मंच पे अधिक प्रदर्शन किया। एक्स क्या कर रहा है, एक्स तो अभी ऑडिशन ही दे रहा है, एक्स का तो अभी सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, अभी तो ऑडिशन में ही चल रहा है। लेकिन वाई क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है। वाई जो है अत्यधिक प्रदर्शन दिया है, इसका मतलब वाई जो है वह आपका क्या है, अधिक बेहतर नर्तक है। अब इसका आंसर करने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, इसका आंसर करने के लिए कथन 1, अकेले कथन 1 पर्याप्त है, जबकि 2 अपर्याप्त है, तो विकल्प बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह था आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से इसी तरह के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।